नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। धान की खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धान की खेती के संपूर्ण जानकारी को देंगे अलग अलग वीडियो बना करके। और उन सभी वीडियोस में से ये पहला वीडियो है जिसमें हम धान की नर्सरी तैयार करने की विधि और धान के बुआई के लिए किस तरह से ज़मीन की तैयारी करनी है और कौन कौन सी खाद डालनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो नर्सरी डालने से लेकर के धान रोपाई के 20 दिनों तक के बीच में हमें कौन सा प्रबंधन करना है, फसल नियोजन करना है, फसल की देखभाल कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों का आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है विश्व में, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे भारत आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से ही चावल का निर्यात होता है दूसरे देशों में। और ये जो धान की खेती है जिससे हम चावल बनाते हैं, ये विभिन्न जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। और जैसे कि इसमें सबसे अग्रणी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मुख्य उत्पादक हैं ये सभी। हालांकि ये सभी राज्यों में उगाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो धान है ये दो किस्म के होते हैं, एक बासमती और एक गैर बासमती। तो जलवायु या जल भराव की उपलब्धता के अनुसार ही और मौसम के अनुसार इसका चयन होता है कि कौन से किस्मों का बिजाई करना है। और किसानों को जिस किस्म की बिजाई से और बुआई से अधिक फ़ायदा होता है उन किस्मों का ही बुआई कर सकते हैं। खरीफ में जब आप धान की बुआई करते हो तो मई महीने से अगस्त महीने के बीच में आप नर्सरी डालकर पौधों की रोपाई कर सकते हैं। और रबी में अक्टूबर नवंबर में आप नर्सरी डालकर पौधों की रोपाई कर सकते हैं। और गर्मियों में जनवरी से मार्च के बीच में आप ये रोपाई आप जो है कर सकते हैं धान की खेती में। उत्तर व पश्चिम भारत में चावल का जो है सबसे अधिक खरीफ में ही उगाया जाता है। और ये जो धान होता है ये मुख्यतः 100 दिन से लेकर 150 दिनों के बीच की हो सकती है। धान की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मानक पीएच मान होता है, अम्ल और क्षार के जो पीएच मान के अनुसार इसको 6 से 7 उपयुक्त माना गया है। 6 से 7 पीएच मान वाले इसमें धान बहुत अच्छे से उग जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी का परीक्षण कर लेना चाहिए जब भी आप धान की खेती करो या फिर किसी भी अन्य फसलों की खेती करें। तो अगर संभव हो सके तो आप अपने खेत का मिट्टी का नमूना लेकर के आप मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, जिससे आपके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जिस फसल के लिए आप मिट्टी जांच करवा रहे हैं उसके लिए मिट्टी जांच केंद्र से आपको एक खाद का रिकमेंडेशन आता है, एक सलाह आता है कि आप ये खाद इसमें इस मात्रा में डालिए। तो जिससे कि आपका ये होगा कि अनावश्यक रूप से आपके खेत में उर्वरकों की और रासायनिक उर्वरकों की खपत नहीं होगी, जिससे आपका पैसा बचेगा और जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य बना रहेगा, मिट्टी का हेल्थ बना रहेगा। तो मिट्टी परीक्षण आप करिएगा। 500-1000 रुपये अगर खर्च भी हो जाता है, उससे भी आपका अनावश्यक खर्च जो रासायनिक उर्वरकों में होने वाली है उससे आपको बचत हो जाएगा। और अब जो है पौधशाला तैयार करने के लिए हमें अच्छे से एक उपजाऊ ज़मीन का चयन करना चाहिए जहाँ पर पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो। 1 एकड़ खेत के लिए जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 300 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आप जो है थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में भी आप डाल सकते हो। जब आप नर्सरी डालोगे धान के बीजों की तो जो पौधे थोड़े से दूर दूर होंगे तो उसके ग्रोथ भी अच्छे होंगे। लेकिन कम से कम 300 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए, जिससे कि पौध बहुत ही अच्छे बनते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको खेतों के अच्छे से जुताई कर लेनी है। 1 से 2 बार, 2-3 बार जुताई करेंगे तो अच्छे से उसमें पानी भर के जुताई करने के बाद आपको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है, या 5 दिनों तक के लिए भी आप रख सकते हो। उसके बाद में उस खेत में आप जो है बुनियादी खुराक जो रासायनिक उर्वरकों की होती है, DAP और सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास MOP जिसको कहते हैं, इन सबको मिला करके आप खेत में डाल करके पाटा मार देंगे। और पाटा मारने के बाद में आप अंकुरित बीजों को उसके ऊपर में छिड़काव करेंगे। जब आप नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करते हो तो एक बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी
कि खेत का पानी पूरी तरह से निकलने की व्यवस्था हो। बीच में से आप एक नाली बना सकते हैं या फिर कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे खेत में बिल्कुल भी पानी ना बचे। बीजों का अंकुरण के बाद में आप जब बीजों की बुआई करोगे उसके बाद में पानी निकासी बहुत आवश्यक होती है, अन्यथा बीज जो है सड़ जाते हैं। तो बीजों के अंकुरण के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो धान की किस्मों की आवश्यकता होती है, प्रति एकड़ में 10 से 12 किलो प्रति एकड़ में बीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन हाइब्रिड जो अभी नए नए किस्में आ रहे हैं उसमें हमें रिकमेंड किया जाता है 6 से 7 किलो प्रति एकड़। लेकिन हम जो खेतों में बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं, उसमें हमें 7 से 8 किलो यहाँ तक कि 9 किलो तक बीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो धान की मोटाई पर डिपेंड करता है कि कितना मोटे धान का या पतले धान का हम बिजाई कर रहे हैं। तो हम जब दो पौधे का रोपाई करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमें वर्तमान में 8 से 9 किलो प्रति एकड़ हाइब्रिड धान के पौधों की आवश्यकता हो जाती है। अगर आप लोगों को खेतों में किसी प्रकार के फंगस जनित बीमारी है तो आप लोग उस खेत में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% SP के घोल को 12 घंटे के लिए धान के बीजों को उस घोल में डुबो कर रखें, जिससे कि फंगल जनित बीमारियां आपके नर्सरी में उत्पन्न नहीं होंगे। और जो बीज आप 12 घंटे के लिए भिगो के रखते हो उसको आपको फिर से निकाल करके दूसरे दिन जूट की बोरी में भर के आपको रखना है। और वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें आपको उस सिर्फ जूट की बोरी को भिगो के रखना है। और जैसे अंकुरण बड़े हो जाए उसके बाद में आपको उस धान को बाहर निकाल लेना है, ताकि जूट की बोरी में उसका जड़ फंस ना जाए। फिर उपयुक्त समय होने पर आपको उसकी खेतों में छिड़काव करना है। अंकुर जो निकलते हैं बीजों को, उसको 1 से 2 मुट्ठी प्रति वर्ग मीटर में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में आपको उस खेत से पानी को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए जब तक कि अंकुरों का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। जब आपके खेत में नर्सरी के पौधे दिखने लगे तब आप उस खेत में धीरे धीरे पानी की लेवल बढ़ा सकते हैं और जल भराव कर सकते हैं। लेकिन अंकुरों के निकलने से पहले खेतों में कभी भी पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। अब जो हम मुख्य खेत है जहाँ पे हम पौधों की रोपाई करने वाले हैं, वहाँ पे उस खेत की जुताई के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। नर्सरी डालने के बाद में आपको खेतों को अच्छे से जल भराव करके उसको जुताई करना चाहिए और पूरे खेत में कीचड़ बना करके गंदा करके उसको 5 से 10 दिनों तक आप रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। कम से कम आप 5 दिनों तक पानी भर के रखें पहली बार 2 जुताई करने के बाद में। उसके बाद जब आपके पौधे 20 से 21 दिन के हो जाएं, या तो 4 से 5 पत्ती या 6 पत्ती के नर्सरी तैयार हो जाए धान के पौधों की, उस समय आप उन पौधों को और जो खेत तैयार हुई है उसमें फिर से 2 बार जुताई करके उसको अच्छे से समतल करके हम जो नर्सरी हमारी तैयार हुई है 20 से 22 दिन की, उसकी हम उसमें रोपण करते हैं। और जो खेत है जिसमें हम धान के पौधों की रोपाई करने वाले हैं, उसमें जुताई के बाद पाटा मारने से पहले 10 kg जिंक, 25 kg यूरिया और 50 kg DAP प्रति एकड़ में छिड़काव कर लेना है और पाटा चला देना है, ताकि वो जो खाद है वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद खेत को अच्छे से समतल करने के बाद में ही हमें पौधों को रोपाई करनी चाहिए। पौधे रोपाई से पहले आप अपने पौधशाला में एक बार जो है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव जरूर करिए, जिससे कि रोपाई के बाद भी 10 से 15 दिनों तक पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता, कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता रहेगी। क्योंकि रोपाई के बाद पौधे कमजोर होते हैं, उसमें हम घुस के फिर से दवाइयों का छिड़काव नहीं कर सकते और पौधे भी पतले होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसमें दवाइयों का ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए नर्सरी में ही जब प्लांट होते हैं, धान के पौधे होते हैं, उसी में समय हमें एक बार उसमें हमें कीटनाशकों का छिड़काव कर देना चाहिए। नर्सरी से पौधे निकालने के बाद जितनी जल्दी हो सके हमें उन पौधों को खेतों में रोपाई कर देना चाहिए, ताकि पौधे ताज़ा रहें। और अगर पौधे का उम्र ज़्यादा हो जाए तो पौधों के बीच की दूरी को हमें कम करना चाहिए और पौधों की संख्या को भी बढ़ा देना चाहिए। और अगर आप 20 से 30 दिनों के बीच में पौधों की रोपाई करवा रहे हैं, जब 4 से 6 पत्ती की नर्सरी होती है, तो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधों की दूरी रखनी है। चाहे तो 2 पौधे भी एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र के पौधे होते हैं उसमें फिर उसकी कल्ले कम आते हैं, उसका फुटाव कम होता है। अब जो फसल है और जो धान है, उनके कौन से किस्मों का आप चयन करें, लंबी अवधि का चयन करें कि मध्यम अवधि का या फिर अल्प अवधि का फसल का चयन करें। तो पहला चीज़ है कि आप लंबी अवधि का उन्हीं क्षेत्रों में चयन करें जहाँ पर 160 दिनों तक जो है जल भराव होता है, सिंचित क्षेत्र होता है, पानी की कमी जहाँ पे नहीं होती है, उस क्षेत्रों में आप जो है लंबी अवधि के धानों का
चयन कर सकते हैं, आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा आएगा। मध्यम अवधि का उत्पादन अच्छा आएगा उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो है बारिश पर निर्भर होता है और या फिर किसी और बोरवेल की सहायता से पानी की जरूरत पूरी की जाती है, तो वैसे क्षेत्रों में हमें मध्यम अवधि वाली प्रजातियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि 120 से 140 दिन का होती है। अल्पावधि में उन क्षेत्रों में अल्पावधि के धान की किस्मों का रोपाई किया जाता है जिसमें आप 3 बार फसल लेना चाहते हैं, एक साल में 3 फसल लेना चाहेंगे, तो उन क्षेत्रों में आपको कम से कम अवधि वाले धानों की रोपाई करनी चाहिए ताकि आप धान के निकलने के बाद कोई एक और फसल जल्दी कर सके। अब रोपाई के उपरांत खरपतवार नाशक के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी हम लोग खेत में रोपाई करते हैं उस खेत में बहुत सारे खरपतवारों के बीज होते हैं जो धान के सीजन में उग जाते हैं और धान के पौधों को कमजोर करते हैं। इस समस्या से बचने के लिए रोपाई से 3 से 5 दिनों के बीच में रोपाई हो जाएगा, उससे 3 से 5 दिनों के बीच में आपको एक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। उसका नाम है साथी। ये कई नामों से आ सकता है। यूपीएल का साथी है, इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। 180 रुपये में आपको मिल जाएगा 80 ग्राम का, और 80 ग्राम प्रति एकड़ के लिए काफ़ी होगा। इसका जो फार्मूला होता है ये पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल होता है 10%। इसका इस्तेमाल करने से आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा और सिर्फ धान ही धान रहेंगे। खरपतवार नहीं उगने से सभी पोषक तत्व धानों के पौधों को मिलता है जिससे कि उसका ग्रोथ और उसका फुटाव ज़्यादा अच्छे से होता है। और अगर हम खरपतवार को बाद में प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं तो उसमें धान के पौधे को भी नुकसान होने की संभावना रहती है। इसीलिए खरपतवार उगने से पहले ही हम ये जो पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल है इसका हम लोग छिड़काव कर देते हैं। आप इसको यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या तो बालू के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर स्प्रे टैंक में घोल करके आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं उगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया धान की नर्सरी डालने की प्रक्रिया से लेकर के धान के रोपाई के बाद 5 दिनों के बाद तक की क्या प्रक्रिया है। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि धान में पहला रासायनिक उर्वरक कब डालना है और उसके बाद में कौन सी बीमारियां इसमें आ सकती हैं और किस तरह से हम उसकी प्रबंधन कर सकते हैं। तो इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में रहेगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया जाएगा, लोग जा करके देख सकते हैं। और धान की नर्सरी से लेकर के धान की कटाई तक के बीच में सभी मुख्य बातों पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं और सभी वीडियो समय समय पर सभी किसान भाइयों तक उपलब्ध हो जाएंगी। किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। आप लोगों को धान की खेती या अन्य फसलों की खेती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप लोग अपने फसलों का फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही अच्छे किसान हैं, अनुभवी किसान हैं। आप ग्रुप में भी अपना समस्या शेयर कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को आपकी समस्या का सटीक समाधान मिल जाएगा। और किसी किसान भाई के पास कोई विशेष दवाई या कोई विशेष जानकारी हो तो आप लोग हमारे ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। हम भी आने वाले समय में सभी किसान भाइयों की पूरी तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। जो नए किसान भाई किसानी में उतर रहे हैं, जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारी जानकारियाँ हम लोग बहुत ही अच्छे से आप लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।